अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो न्यू लेक्चर है अबाउट आर्चेस। तो सबसे पहले आर्च की डेफिनेशन अगर देखी जाए, आर्च इज अ कर्व्ड स्ट्रक्चर और हम्प्ड बीम प्राइमरीली बियर्स द अप्लाइड लोड बाय कंप्रेशन। ठीक है। आर्च हमारे पास, अगर ये जो आपको फिगर नजर आ रही है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। मोस्टली अगर देखा जाए तो ब्रिजेस में यूज होता है। ब्रिजेस के अलावा जो है आर्किटेक्चर पर्पस के लिए भी, जो हमारे पास एंशिएंट बिल्डिंग्स थी, पुरानी बिल्डिंग्स, तो उसमें आर्किटेक्चर पर्पस के लिए भी जो है आर्च सिस्टम यूज होता था। बेसिकली आर्च हमारे पास एक कर्व स्ट्रक्चर और हम्प्ड बीम है। अगर ये फिगर देखें तो ये जो दो सपोर्ट्स हैं, इसके दरमियान अगर आप एक बीम लगा देते और उस बीम को अगर आप थोड़ा सा हम्प कर दें, यानी ऊपर की तरफ खींचें, तो ये आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं हम्प बीम टाइप का स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास ये बीम होता तो बीम पे अगर जब आपका लोड लगता है तो उसके अगेंस्ट आपके पास बेंडिंग मूवमेंट आती है। तो जो आपको ऊपर से लोड आता तो आपके पास नीचे जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनती, तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आती। ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि अगर आप उसको ऐसे कर दें तो ऐसे केस में आपके पास जो बेंडिंग मूवमेंट है वो बहुत ही कम हो जाती है और इसमें कंप्रेशन आ जाती है। ठीक है। तो ये जब भी आपके पास इस तरह के कंप्रेसिव लोड्स जहाँ पे ज्यादा हो, तो वहां पे हम मोस्टली जो है आर्च स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका आर्च स्ट्रक्चर है। अब इसके अगर कंपोनेंट्स देखे जाएं तो इसमें ये जो आपके पास एक सपोर्ट से लेके दूसरे सपोर्ट तक का डिस्टेंस जो है, ये आपके पास होता है स्पैन ऑफ द आर्च। ठीक है। सेंटर पे, यानी जो आपके पास मैक्सिमम हाइट आपके पास आर्च की होती है, ठीक है, यानी यहां से ये इस लाइन को कहते हैं स्प्रिंगिंग लाइन। तो यहां से टॉप तक, आर्च के टॉप तक जो आपके पास डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं राइज। और यहाँ पे ये जो आपके पास टॉप होता है इसको हिंज एट क्राउन, या ये जो आपके पास ये जो क्राउन है, यानी जो आपका टॉप पोर्शन है, इसको कहते हैं क्राउन। फिर आपके पास होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्चेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्चेस में अकॉर्डिंग टू सपोर्ट्स अगर देखा जाए तो अगर दोनों एंड उसके फिक्स्ड हैं तो वो आपके पास फिक्स्ड एंड आर्च आ जाती है। अगर दोनों एंड आपके पास हिंज्ड है तो वो आपके पास हिंज्ड एंड आर्च आ जाती है। फिर उसमें यह है कि अगर आप सेंटर पे हिंज प्रोवाइड करें, जिस तरह ये जो आपके पास फिगर है इसके सेंटर में हिंज प्रोवाइड किया गया है, तो इस टाइप के जो आपके पास आर्च है उसे थ्री हिंज्ड आर्च कहते हैं। तो द hinge introduced anywhere in the arch makes the structure determinate as। तो ये जो हम इंच प्रोड्यूस करते हैं थर्ड, तो ये इसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो स्ट्रक्चर हमारे पास डिटर्मिनेट हो जाता है। क्योंकि अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, दो आपके पास रिएक्शन है, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, दो आपके पास रिएक्शन है। तो ये आपके पास 1 डिग्री इनडिटर्मिनेट आता है। लेकिन जब आप दरमियान में हिंज प्रोड्यूस करते हैं या कहीं पे भी इसमें हिंज प्रोड्यूस करें, तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है डिटर्मिनेट बन जाता है। बोथ सपोर्ट्स आर assumed to be hinged। बोथ सपोर्ट्स आपके पास हिंज्ड है। हिंज इंट्रोड्यूस इन द आर्च प्रोवाइड्स अ फर्दर इक्वेशन टू एनालाइज द आर्च, दैट इज मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट हिंज इज इक्वल टू 0। तो जब आप थर्ड आप हिंज प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास एक इक्वेशन फर्दर जो है हमें मिल जाती है इस आर्च को एनालाइज करने के लिए। यानी आप उस हिंज पे भी, क्योंकि हिंज पे हम समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लेते हैं, तो आप उस हिंज पे भी जो है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 ले सकते हैं। नॉर्मली द थर्ड हिंज इज इंट्रोड्यूस्ड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द आर्च कर्व नोन एज क्राउन। तो नॉर्मली ये जो आपके पास जो थर्ड हिंज हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ये टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द आपकी आर्च आवाज कट रही है। कर्व, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द आर्च कर्व पे जो है इंट्रोड्यूस करते हैं और उसे कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं क्राउन। One can solve the arch as a beam if we know the horizontal reaction at various supports। तो अब इसमें क्या है कि ये आपके पास है आर्च। बीम के केस में तो अगर हमारे पास हिंज्ड हो तो हम क्या करते हैं कि उसमें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शंस हैं वो हमारे पास ऑलमोस्ट जीरो, हमेशा जीरो ही आती हैं। लेकिन ये आपका आर्च है तो इस केस में आपका क्या होता है कि अगर आपके वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस एट सपोर्ट जो है वो आप फाइंड कर लें,
तो आप उसको एज अ बीम जो है, फिर उसके बाद आपके पास जो वर्टिकल रिएक्शंस रह जाते हैं तो वो आप एज अ बीम जो है इसको एनालाइज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ थर्ड हिंज वी कैन इजिली डिटरमिन द हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस एंड हेंस द आर्च कैन बी एनालाइज। तो ये जो आपके पास थर्ड हिंज प्रोवाइड किया जाता है, ये इससे डिटर्मिनेसी ऐसी आ जाती है कि इसकी वजह से हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड हो जाते हैं। और आर्च के केस में क्या होता है कि दोनों हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है, अगर आप देखें तो कोई हॉरिजॉन्टल ऐसी फोर्स अगर नहीं लगी और लगती भी नहीं है आर्च पे हॉरिजॉन्टल फोर्स, उस पे वर्टिकल फोर्सेस लगती हैं, तो आपके पास जो दोनों हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस हैं, एक हिंज पे भी दूसरे हिंज पे भी, तो वो दोनों हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आपके जो है इक्वल होते हैं ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये थर्ड हिंज हम प्रोवाइड करते हैं इसलिए ताकि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस हैं वो फाइंड हो जाएं, और जब हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस हमारे फाइंड हो जाते हैं तो उसके बाद हम जो वर्टिकल हमारे रिएक्शंस हैं वो सिंपली जिस तरह हम बीम के केस में जो है फाइंड करते थे, तो उस तरह आपका जो है ये आर्च एनालाइज हो सकता है। फिर इसके बाद इसकी बाकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हमारे पास है पैराबोलिक आर्च। तो पैराबोलिक आर्च है हमारे पास इस तरह। अगर इसकी बाकी टाइप्स देखें, सर्कुलर आर्च भी हैं और भी काफी सारी टाइप्स होंगी, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है पैराबोलिक आर्च। द आर्च विच इज पैराबोलिक इन शेप इज कॉल्ड पैराबोलिक आर्च। पैराबोलिक आर्च जो है बेसिकली आपका ये शेप पे डिपेंडेंट है कि इसकी शेप पैराबोला जैसी होती है, तो इसलिए इसको पैराबोलिक आर्च कहते हैं। और पैराबोलिक आर्च के लिए हमारे पास क्या है कि ये जो वाई डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये आपके पास 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। क्योंकि अगर आपने हिंज जो थर्ड हिंज है उसको लेना है, वहां पे मोमेंट इक्वल टू 0 लेनी है, तो आपने क्या करना होगा कि आपको वो डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल। तो वो वर्टिकल डिस्टेंस अगर देखें तो मैक्सिमम तो हमारे पास h यानी वाई सी होता है, जो कि हम फिगर में देख चुके हैं। लेकिन आपके पास ये है कि किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि वो तो सेंटर पे एट l/2 डिस्टेंस, यूनिट टोटल लेंथ अगर आपके पास आर्च की l है, तो ये जो आपके पास वाई सी है, ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, और ये आपके पास क्या होता है, ये तो बिल्कुल सेंटर पे आपके पास होता है, यानी l/2 डिस्टेंस पे। लेकिन अगर l/3 डिस्टेंस पे या किसी भी आर्च पे किसी भी डिस्टेंस पे हमें वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि वहां पे हमारे पास ये y की वैल्यू क्या आएगी, यानी ये राइज की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। तो उसके लिए ये पैराबोलिक आर्च के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है y इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे y जो है वो तो आपके पास राइज का डिस्टेंस हो गया, h जो है आपके पास, ये आपके पास जो है मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन में सेंटर पे गिवन होती है राइज की वैल्यू वो होती है, l जो है ये स्पैन ऑफ लेंथ हो गया, x जो है आपके पास वो डिस्टेंस हो गया कि हॉरिजॉन्टली कितने डिस्टेंस पे आपको राइज की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो पैराबोलिक आर्च का ये जो फार्मूला है इसको हमने करना है प्रूफ। तो जब इसे प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पैराबोलिक आर्च जो है कंसिडर कर देते हैं। पैराबोलिक आर्च हमने कंसिडर की जिसके हमारे पास एक सपोर्ट ए है, एक सपोर्ट बी है, और सेंटर जो है उसका वो क्या है, वो हमारे पास सी है। तो अगर सपोर्ट ए के कोऑर्डिनेट्स देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, ठीक है। ए सपोर्ट पे देखें तो एक्स भी 0 है, क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट होके आपके पास स्पैन यानी लेंथ बढ़ रहा है, यहाँ तक आपके पास एल लेंथ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक्स भी 0 है, और यहाँ पे अगर आप देखें राइज जो है ये जो वाई के है ये भी आपके पास 0 है। फिर अगर आप सपोर्ट बी पे आए तो सपोर्ट बी पे हमारे पास एक्स की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू आपके पास ये यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, एक्स की वैल्यू आपके पास लेंथ है और वाई की वैल्यू आपके पास 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक से यहाँ तक आपके पास एक्स की वैल्यू लेंथ है, और हाइट अगर आप देखें या राइज देखें तो वो आपके पास बी पे भी 0 है। अगर ये सेंटर पे आप देखें जो सी पॉइंट है आपका, तो यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है, l/2, क्योंकि हाफ ऑफ द लेंथ है, क्योंकि हाफ ऑफ द लेंथ पे आपके पास मैक्सिमम राइज है, और यहाँ पे जो राइज की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, उसको h का नाम दिया गया है। तो ये बाउंड्री कंडीशंस है हमारे पास तीन, एक सपोर्ट ए पे, एक सपोर्ट बी पे, एक जो है मिड स्पैन पे
ये 3 बाउंड्री कंडीशंस हैं। फिर हमें जो है ये पता है कि द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो हमें पता है कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन है फॉर द पैराबोलिक कर्व या पैराबोला जो आपका होता है। ठीक है, जो कि आप मैथमेटिक्स में जो आपका कॉनिक सेक्शन का जो चैप्टर था उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है पैराबोला की। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये वाली ए सपोर्ट पे, बी सपोर्ट पे और मिड स्पैन पे जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं वो हम पुट करेंगे। तो वहां से हमने क्या प्रूव करना है कि y इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहली बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या होगी कि x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। दूसरी बाउंड्री कंडीशन हम क्या लेंगे कि x हमारे पास l हो जाएगा, y हमारे पास 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। तीसरी बाउंड्री कंडीशन क्या होगी कि x आपका l/2 हो जाएगा और y आपका क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन वी गेट, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पहली जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है वो है 0 0 यानी x भी 0 और y भी 0 जो कि सपोर्ट ए पे थी। तो इस इक्वेशन में जहां जहां आपके पास x है और जहां जहां आपके पास y है वो पुट करते जाएं। तो यहाँ पे y है तो 0 आ गया, ए एक्स स्क्वायर है तो x 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस बी एक्स है तो वो 0, प्लस आपके पास c हो गया तो यहाँ पे आपके पास c आ गया। तो यहां से अगर आप देखें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है कि c इज इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो हमारी थी पहली बाउंड्री कंडीशन। सेकंड जो बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या है कि आपके पास x जो है वो l आ जाए और y 0 यानी b सपोर्ट जो आपका था। वहां पे क्या था कि x जो है वो 0 से बढ़ता गया, एट द एंड जो है लेंथ आपके पास टोटल लेंथ आ गई तो x आपका लेंथ हो गया। ठीक है, और y वहां पे जो है आपका 0 है क्योंकि वहां पे आपका राइज नहीं है। तो ये y आपने 0 पुट किया, a जो है x की जगह l पुट किया, x स्क्वायर था तो l स्क्वायर हो गया, प्लस बी एल प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर देखें तो सी की वैल्यू हमारे पास जो इक्वेशन 2 में है तो सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 2 अगर आप देखें तो सी की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ए एल स्क्वायर प्लस बी एल प्लस 0, ए एल स्क्वायर प्लस बी एल इज इक्वल टू 0 हो गया। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। फिर थर्ड जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है कि हमारे पास जो मिड स्पैन था वहां पे x की वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है यानी लेंथ बाय 2, और y की वैल्यू हमारे पास वहां पे क्या थी, h। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जहां जहां y है इस इक्वेशन में वहां पे आपने h पुट करना है, जहां आपके पास x है वहां पे आपने l/2 पुट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की जगह h आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर था तो ए l/2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एल था तो बी l/2 हो जाएगा, प्लस सी आ गया साथ में। तो h अपनी जगह पे आ गया, ए एल स्क्वायर बाई 2 है तो ये एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा क्योंकि l का भी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास ए एल स्क्वायर बाई 4 हो गया, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया ये बी l/2 हो गया, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 2 में थी 0। तो वो यहां से अगर हम देखें एलसीएम लें तो इसका एलसीएम 4 आ जाता है तो ये एल स्क्वायर प्लस 2bl आ जाएगा, h इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस 2bl डिवाइडेड बाय 4। तो ये यहाँ पे अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर 2bl की जगह लिख सकते हैं 1bl प्लस 1bl, क्योंकि इसको जब दोबारा ऐड करेंगे तो ये आपके पास 2bl के इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। लेकिन हमने जो इक्वेशन 3 है हमारे पास, तो इक्वेशन 3 में हमारे पास है कि ए एल स्क्वायर प्लस बी एल जो है वो आपके पास 0 की इक्वल है। ठीक है, अगर आप इक्वेशन 3 देखें तो वहां पे आपके पास जो ए एल स्क्वायर प्लस बी एल है वो 0 की इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो ए एल स्क्वायर प्लस बी एल है इसकी जगह हम 0 पुट कर देते हैं, प्लस साथ में बी एल आ गया तो ये बी एल आ गया डिवाइडेड बाय 4। यहां से हमने बी की वैल्यू निकालनी है, तो जब b की वैल्यू निकालेंगे ये 4 यहाँ पे आ जाएगा h के साथ और ये लेंथ जो है डिवीजन में आ जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4h डिवाइडेड बाय l। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 4।
अब बी भी फाइंड हो चुका है, सी भी फाइंड हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने ए फाइंड करना है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है कि ए एल स्क्वायर प्लस बी एल इज इक्वल टू 0। अब बी की जो वैल्यू फाइंड हो चुकी है 4h डिवाइडेड बाय एल, तो इसे जब हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये जो ए एल स्क्वायर प्लस बी एल इज इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। तो इसमें ए एल स्क्वायर अपनी जगह प्लस बी की जगह आपने क्या कर देना है, 4h डिवाइडेड बाय एल पुट कर देना है। तो यहाँ पे ये 4h डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू 0। तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा ए एल स्क्वायर प्लस 4h इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास ए की वैल्यू हमने निकालनी है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, ये प्लस 4h है, दूसरी साइड पे जाके आपके पास माइनस 4h हो जाएगा। जब ये आपके पास माइनस 4h हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास एल स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो ये माइनस 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर जो है आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, जो क्या है इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, तो अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं ए बी और सी की, तो ये वैल्यूज हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करनी है। इक्वेशन 1 जो है हमारे पास है वो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो उस हिसाब से हमारे पास जो है इस इक्वेशन से वो जो हमारा हमने जो प्रूफ करना था तो वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो y तो अपनी जगह पे आ गया, a की वैल्यू माइनस 4h डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर थी, साथ में x स्क्वायर हो गया, प्लस b की वैल्यू 4h डिवाइडेड बाई एल है, साथ में x हो गया, प्लस c की वैल्यू हमारे पास 0 थी। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो y अपनी जगह पे, ये भी सेम टू सेम माइनस 4h डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमने यहाँ से कॉमन निकालना है माइनस 4h डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो उसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय लेंथ कर दिया है। नीचे लेंथ मल्टीप्लाई हुआ तो एल से एल स्क्वायर हो गया और ऊपर साथ में एक एल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जब हम ये 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, प्लस एक्सएल। ये यहाँ पे गलती से माइनस रह गया है, ये प्लस एक्सएल आपके पास आ जाएगा क्योंकि दरमियान में आपके पास यहाँ पे प्लस है। तो ये 4h डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्सएल था, तो ये एक्सएल प्लस है तो ये इस साइड पे आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यही आपने यहाँ पे प्रूफ करना था। तो ये था आपका आज का लेक्चर अबाउट ट्रस, और ये हमने पैराबोलिक जो कर्व है उसके लिए ये इक्वेशन प्रूफ की। तो इसमें अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप